हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग का ही बताऊंगा वीडियो में। वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ क्या था, किन कारणों से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से देश इसमें शामिल थे और इसमें क्या क्या हुए, जो मेन कारण थे इसके वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देश कौन कौन थे, किन किन ने मेन लड़ाई शुरू की, सबको तोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दो ग्रुप थे। एक था सेंट्रल पार्ट्स, और जिसमें थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वो एम्पायर है जिसमें दो देश नाम ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, ये दोनों मिक्स होके एक ही देश बन गए थे। और यहाँ पे मैं कई जनों को बता दूँ कि कई जनों को पता नहीं होता, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। तो और जिसमें सामने वाली अलाइड पावर्स थी उसमें थे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रशिया। इधर तो भाई बड़े बड़े देश, इधर छोटे छोटे। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? वैसे जीत तो कब की हो गई है, अलाइड पावर्स जीते थे पहला वर्ल्ड वॉर। तो इसमें हम पहला कारण से आइए शुरू करते हैं। तो पहला कारण है ऑस्ट्रिया हंगरी। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया हंगरी क्या अच्छा देश है, ठीक है, कारण कहाँ से हो गया? तो कारण है कि जब 1866 में ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो देश मिलकर एक राज्य बने, तो तभी ये राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये इतना ही था, ये इतना ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने चेक रिपब्लिक को जीता, स्लोवाकिया को जीता, पोलैंड का कुछ हिस्सा, या फिर कहे तो उस टाइम पे जर्मनी का कुछ हिस्सा जीता, यूक्रेन को जीता। यूक्रेन का कैपिटल जीत गए थे वो लोग पहले। उसके बाद रोमानिया का कुछ हिस्सा जीता, उसके बाद क्रोएशिया जीता, स्लोवेनिया जीता और बॉस्निया हर्जिगोविना जीता। लेकिन बॉस्निया हर्जिगोविना इनके थोड़ा मैटर थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि बॉस्निया हर्जिगोविना एक बड़ा ज़्यादा देश थोड़ी ना था। सिर्फ ये देखिए इतना सही देश है, लेकिन उसने समझो इस देश को ख़त्म करने में इसका हाथ था। तो शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे फ्रांसिस जोसेफ, ये थे 83 ईयर्स के। कब? 1914 में। तो आपको मैं बता दूं कि 6 साल पहले यानी कि 1908 में इन्होंने पूरी सेना भेज के एक बॉस्निया हर्जिगोविना नाम के देश को जीत लिया था, जो उनका पास में पड़ता था। अब इतना बड़ा एम्पायर है पास में, हंगेरिया, ऑस्ट्रिया हंगेरिया, तो पास में 51,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश छोटा सा ही था, उसको जीत लिया। लेकिन वहाँ के जो कुछ क्रांतिकारियों को ये कभी अच्छे नहीं लगे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, वो ब्लैक हेड नाम का, उसका जिक्र अभी आगे करेंगे। उनने भी कुछ काम किए थे। तो आइए आगे देखते हैं, आगे इनके बेटे के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है फ्रांस फर्डिनांड। वैसे इनका नाम ओक्लडे फ्रांस फर्डिनांड है। इसको जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन ऑस्ट्रिया भाषा है उसमें कुछ और बोलते हैं, मेरे को वो आते बिल्कुल नहीं है, तो मैं इनको एक्डवे फ्रांस फर्डिनेट बोलता हूँ। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो मेरे को सही होता नहीं है, लेकिन इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जब 50 साल के थे, कब? 1914 में। तो ये सारा है वो जाने के लिए निकले। सारा है वो क्या है? सारा है वो जो देश था बोस्निया हर्जिगोविना, उसकी कैपिटल सिटी थी। तो वहाँ के इनके जो गुप्त सलाहकार थे, इन्होंने उन्हें इन्होंने मना किया कि आप उधर मत जाइए। तो सोचिए कि उनके जो गुप्त सलाहकार थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपको अपने अपने ही राज्य, या फिर यूँ कहिए कि अपने जीते हुए राज्य में नहीं जाना चाहिए। तो उसकी भी हम आगे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। तो पहले बताते हैं कि ये है बोस्निया, ये वियना शहर यहाँ पे है। तो ये यहाँ से यूँ जा रहे थे। तो यहाँ जो सारा है वो शहर है, उसमें एक ग्रुप था, मैंने आपको बताया था ब्लैक हैंड, जो क्रांतिकारियों का ग्रुप था। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये भी एक मौका ढूंढ रहे थे कि हम भी कुछ करें अपने देश के लिए। और इन्हें वो मौका मिल गया जब फ्रांस फर्डिनांड उस
सारायेवो शहर में आ रहे थे। तो उनके लिए तो सुनहरा मौका कि राजकुमार आ रहे हैं, उसको मार दो, और अगर वो नहीं देगा तो हम राजा को भी मार देंगे। तो वैसे तो ये राजा छोटे ही थे पूरे, जोसेफ से उनकी सेना से ये भिड़ नहीं सकते थे सीधे, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा शस्त्र नहीं थे। और वो तो पूरे साम्राज्य की सेना इतनी बड़ी, 8 देशों की सेना, आप समझ ही सकते हैं, एक ही एम्पायर में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, दरअसल जो फ्रांस फर्डिनांड थे वो अपनी बीवी के साथ पहुँचे साराहेवो। तो वहाँ पे उन्हें एक आदमी था फर्मिनो पेरेस्ट्रियो, उसने गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर दी। और ये जो था, बोला गया था कि अगर वो अपने गुप्त सैनिकों की बात मान लेते तो शायद तक वर्ल्ड वॉर 1 जैसी बड़ी नौबत नहीं आती। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 तो अलग कुछ कारणों से वैसे भी होता। तो ये लोग मर गए। फिर जो फ्रांसिस जोसेफ थे उन्होंने बोला कि ये तो एक घटना थी, कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक चीज़ थी। जो राजा के बेटे राजकुमार को मारने वाला जो व्यक्ति था वो था मूल निवासी सर्बिया का, और ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर सर्बिया से उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के राजा पहले तो यूं ही माफ़ कर चुके थे कि कुछ नहीं, नीति है, जो होता है सब कुछ होता है। तो फिर इनके जो दो कमांडर थे, नाम मेरे को पता नहीं लेकिन मैं बताऊंगा आप, आज में इनका नाम आता है जब 1916 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपका बेटा मर गया है, इस देश के राजकुमार का उन्होंने कत्ल किया है, तो सर्बिया को सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सर्बिया को 10 शर्तें का एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि अगर वो हमारी बात मान ले तो हम सर्बिया पे हमला नहीं करेंगे। और सर्बिया ने उनकी 8 बातें मानी, 2 बातों उन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने सॉरी बोल दिया। तो उन्होंने सॉरी कैसे बोल दिया, सॉरी का मतलब क्या, तो उन्होंने फिर एक लेटर भेजा, माफ़ी, सिर्फ इतना लिख के भेज दिया। तो इससे और गुस्सा आ गया उन 2 कमांडर्स को। तो इसके बाद उन्होंने राजा को भड़का दिया पूरा सर्बिया के सामने। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के ऊपर युद्ध छेड़ दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। कब, 25 जुलाई 1914, सॉरी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके बाद और कारण देखते हैं। तो उन्हीं टाइम में 40 साल पीछे चलते हैं, तो एक आदमी था, उसने जर्मन जो लैंग्वेज बोलते थे उनके 49 कितने 49 छोटे छोटे स्टेट्स को कहो या फिर प्रोविंस कह दीजिए या फिर आप कहो तो देश कह दीजिए, उनको इकट्ठा करके एक बड़ा देश बनाया जिसका नाम है जर्मनी। तो उसी तरह एक और देश फिर से महासत्ता की ऊंचाई छूना चाहता था जिसका नाम है इटली। लेकिन इटली वैसे अलाइड पावर्स की तरफ था, जर्मनी के साथ उन्होंने ट्रीटी तो की थी लेकिन वो उधर चला गया। तो इसकी चर्चा अपन पार्ट 2 में करेंगे कि क्या हुआ था। तो उस टाइम पे एक नया आविष्कार हुआ था, फ्लाइटर जेट। तो ये आप कह सकते हैं कि जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने जो यात्री के विमान की जो खोज की थी, इन्वेंट किया था, उसकी ये विलन कॉपी कह सकते हैं या फिर उसे कह सकते हैं कुछ भी। और जैसे कि हर जने को पता है कि बादल में पहले ब्रिटेन की सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर वहाँ की जो सेना है जर्मनी की, उसने ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे कि वो हर जगह पे ब्रिटेन को पीछे छोड़ सकते हैं। या फिर सीधी बात में कहे तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में होड़ बन गई थी कि ज़्यादा हथियार कौन बनाएगा, किसकी ज़्यादा कॉलोनीज होगी पूरे वर्ल्ड में, किसका जीडीपी सबसे ज़्यादा होगा, किसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, ये होड़ बन गई थी। और तीसरा कारण है ट्रीटीज़। वैसे तो हर देश के बीच में ट्रीटी हुई थी, सबसे पहले ट्रीटी हुई थी
सबसे पहले एलाइड पावर्स में ट्रीटी हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन की, इसे कहा जाता है एंटांट। और जब इससे रशिया भी जुड़ गया तो इसे कहा गया 1907 में कहा गया इसे ट्रिपल एंटांट। तो ट्रिपल एंटांट क्योंकि तीन देश अपने एक दूसरे को बचाने के लिए एक ट्रीटी है। वैसे तो एक ट्रीटी हुई थी फ्रांस और रशिया के बीच में 1894, वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और सर्बिया के साथ एक रशिया की ट्रीटी हुई थी जिससे कि वह जब भी सर्बिया के ऊपर कोई बड़ा देश हमला करेगा तो सर्बिया उससे नहीं लड़ेगा, लेकिन उसके बदले में रशिया उससे लड़ेगा। और जो सर्बिया था उसके पास में जो मिनरल्स थे उसका कुछ परसेंट आपको रशिया को देना पड़ेगा, ये था ट्रीटी का। और फिर इटली ने 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी ने एक ट्रीटी की, मतलब तीनों ने एक ट्रीटी की, इसको कहा जाता है ट्रिपल अलाइंस। तो इसके फिर लेकिन इसमें ट्रीटी में क्या लिखा था, अगर कोई देश आप पे हमला करता है तो ये तीनों देश साथ में खड़े होंगे, लेकिन अगर ये दोनों देश कोई दूसरे देश पे हमला करते हैं तो इटली उसका साथ नहीं देगा या फिर कोई दूसरा देश उसका साथ नहीं देगा। एक जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में ट्रीटी हुई थी, वो तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के बाद में हुई थी। तो जब उनको ऑटोमन की ज़रूरत पड़ी, और बल्गेरिया ये भी एक देश था साथ में, लेकिन ये ऑटोमन से तभी तभी आज़ाद हुआ था तो इसका इतने बड़े पैमाने पे किरदार नहीं था। और सबसे पहले इसमें अपना किरदार निभाया था रशिया ने, क्योंकि रशिया में निकोलस जार के खिलाफ रिवॉल्यूशन वैसे ही हो रहा था, वहाँ पे तख्ता पलट कर था। तो जार निकोलस ने अपनी सेना को ऐसे सैनिक को सर्बिया की हेल्प के लिए भेजा ताकि देश का ध्यान सर्बिया की तरफ हो जाए अपने देश की कंडीशन को छोड़ के। और इससे उन्होंने अपने 4 साल राज किया। तो और कोशिश करेंगे कि और आगे अच्छा कंटेंट मिले, ये यहाँ पे थोड़ी कोशिश की थी कि अच्छा है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और शेयर तो कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर मेरे थोड़ा टॉकिंग इशू हो तो मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। ओके, थैंक यू।